एशिया के समुद्री नक्शे पर एक बार फिर तनाव की नई लकीरें खिंचती दिख रही हैं। दुनिया का ज्यादातर कारोबार जिस रास्ते से होकर गुजरता है, अब उसी रास्ते पर बैरिकेडिंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इन तस्वीरों ने वैश्विक शक्तियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि अब इसमें चीन भी शामिल हो गया है। तो पूरे घटनाक्रम की परत दर परत आज आपको बताएंगे। और इधर संसद के भीतर और बाहर परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को लेकर जो बहस छिड़ी है, उसने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। सत्ता और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हो रही है। इस बड़े मुद्दे की आज की पूरी तस्वीर आपके सामने रखेंगे। और महाराष्ट्र के सियासत में कहा जा रहा है उद्धव ठाकरे की एक बार फिर वापसी होने जा रही है। तो क्या विधान परिषद के चुनाव से खुलेगा रास्ता? ये चुनाव ताकत की असली लड़ाई बन गया है। इसी पूरे सियासी मुकाबले की पड़ताल भी बताएंगे आपको आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। तो होर्मुज से उठी सियासी आग अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुई है कि एशिया के दूसरे छोर से एक और बड़ी भू राजनीतिक चिंता सामने आ चुकी है। और इस बार मामला उस समुद्री रास्ते का है जिस पर पूरी दुनिया का कारोबार टिका हुआ है। ये है साउथ चाइना सी। ये सिर्फ एक समुद्री इलाका नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों में से एक है। कहा जाता है कि करीब 33% वैश्विक व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। लेकिन अब इसी अहम रास्ते पर चीन की नज़र पड़ चुकी है। चीन की गतिविधियों ने एक बार फिर वहां तनाव बढ़ा दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आया है कि चीन ने इस क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर अवरोधक तैनात कर दिए हैं, यानी अब इसे बंद करने का विचार बनाया है। साथ ही एक जहाज और कुछ मछली पकड़ने वाली नाव की मदद से यहाँ एक तरह की समुद्री बैरिकेडिंग बनाई जा रही है, ताकि इस इलाके पर निगरानी और नियंत्रण दोनों मजबूत किया जा सके और चाइना के नियंत्रण में रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरा कदम फिलीपींस के प्रभाव को चुनौती देने और इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। खासतौर पर स्कारबोरो शोल के पास, जहां लंबे समय से दोनों देशों के बीच विवाद चलता आ रहा है और चीन पहले से ही अपनी मौजूदगी यहां बढ़ाता रहा। फिलीपींस के तटरक्षक बल के प्रवक्ता के मुताबिक इस इलाके में करीब 352 मीटर लंबा अवरोधक लगाया गया है। और साथ ही समुद्र के भीतर भी कुछ संदिग्ध गतिविधियों की बात भी सामने आई है, जिससे इस पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। हालांकि चीन की तरफ से इस पूरे मामले पर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जमीन पर दिख रही, समुद्र पर दिख रही जो गतिविधियां हैं, वो साफ संकेत देती हैं कि इस समुद्री मार्ग पर अपनी पकड़ और नियंत्रण को मजबूत करने की कोशिश चीन लगातार कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सुरक्षा रणनीति है या फिर धीरे धीरे इस पूरे इलाके में नियंत्रण करने की एक कोई बड़ी योजना है, क्योंकि साउथ चाइना सी सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, ये एक ऐसा वैश्विक व्यापार मार्ग है जहां से सिंगापुर, जापान, फिलीपींस, ताइवान और चीन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जुड़ी हुई है। और अगर यहाँ किसी भी तरह की बाधा या तनाव उत्पन्न होता है तो इसका असर सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर इसका असर पड़ेगा। इसी विवाद को लेकर साल 2016 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फिलीपींस के पक्ष में फैसला भी सुनाया था, लेकिन बावजूद इसके जमीन पर हालात लगातार बदलने लगे, तनाव समय समय पर बनता रहा और अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या ये बैरिकेडिंग सिर्फ एक स्थायी कदम है या फिर आने वाले समय में किसी बड़े भू राजनीतिक टकराव की शुरुआत हो रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस में सभी दलों से इसे समर्थन देने की अपील की। उन्होंने चुटकी लेते हुए अंदाज में कहा कि आप विरोध करेंगे तो मेरा सियासी फायदा होगा, मेरा साथ देंगे तो मैं आपको क्रेडिट दूंगा। उन्होंने साफ कहा कि महिलाओं का हक है, वो कोई एहसान नहीं दे रहे और दशकों की देरी का ये प्रायश्चित करने का समय आ गया है। अब इसे टालना उचित नहीं है। देखा जाए तो संसद के भीतर बाहर इन दिनों सियासी तापमान इसी को लेकर बढ़ा हुआ है। मामला है परिसीमन और संविधान संशोधन से जुड़े इस प्रस्ताव का, जिसने सत्ता पक्ष और विपक्ष को आमने सामने ला दिया है। और जैसे जैसे इस पर चर्चा आगे बढ़ रही है, बहस और विवाद और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लगातार इस प्रस्ताव का बचाव कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश की आबादी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में लोकसभा सीटों को बढ़ाना और नए सिरे से परिसीमन करना जरूरी हो गया है। सरकार का मानना है कि इससे हर क्षेत्र को बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा और लोकतंत्र और भी ज्यादा मजबूत होगा।
इसके अलावा 33% महिला आरक्षण को लागू करने के लिए भी इसे जरूरी कदम बताया है। सरकार ये भी संकेत दे रही है कि आने वाले समय में ये बदलाव देश की राजनीतिक संरचना को संतुलित कर देगा, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव ने इसे सीधे तौर पर सियासी चाल बताया है। उन्होंने तो मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की भी मांग कर दी है। वहीं राहुल गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें तो इन्होंने भी सरकार को इस मुद्दे पर घेरा। उनका कहना है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर जानबूझकर लागू करने में देरी की जा रही है। विपक्ष का ये भी तर्क है कि अगर सरकार वास्तव में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहती है तो इसे तुरंत लागू करना चाहिए, न कि किसी दूसरी प्रक्रिया से इसे जोड़कर टालना चाहिए। इस पूरे मुद्दे को और भी गंभीर बना रही है दक्षिण भारत से आई प्रतिक्रिया। एमके स्टालिन जैसे नेताओं ने साफ कहा है कि दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया, लेकिन परिसीमन के बाद उनकी सीटें लगातार कम हो गई। उनका डर है कि इससे उनकी राजनीतिक ताकत भी घट जाएगी और उत्तर भारत के राज्यों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। यही वजह है कि दक्षिण के कई नेता इसे एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि क्षेत्रीय संतुलन से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। अब हालात ऐसे हैं कि संसद के अंदर एक तरफ सरकार इसे देशहित में सुधार बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सियासी गणित में बदलने की कोशिश कर रहा है। ये बहस अब सिर्फ एक बिल तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि देश की राजनीति के भविष्य, क्षेत्रीय संतुलन और चुनावी रणनीति से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन गई है। तो सवाल क्या यही कि परिसीमन सच में लोकतंत्र को मजबूत करेगा या फिर आने वाले चुनाव में पहले राजनीतिक समीकरण बदलने के लिए रणनीति होगी। अभी एक दिन बहस और होगी, उसके बाद राज्यसभा में बिल जाएगा, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होगी। जो तस्वीर क्लियर होगी वो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। और इधर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी माहौल बनता दिख रहा है। वजह है विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर होने वाला चुनाव, जिसकी तारीखों का ऐलान तो हो चुका है और उसके साथ ही सभी पार्टियों में राजनीति की हलचल तेज हो चुकी है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन 9 सीटों के लिए मतदान 12 मई 2026 को होगा। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी और उसी दिन यानी शाम को 5 बजे तक मतगणना भी शुरू कर दी जाएगी। तो नामांकन की प्रक्रिया 23 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगी, जबकि उम्मीदवार 4 मई तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। तो ये तो पूरी प्रक्रिया हो गई। अब दरअसल ये सीटें अचानक खाली नहीं हुई हैं, बल्कि इनका कारण है मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल खत्म होना। आयोग के मुताबिक 13 मई 2026 को इन 9 एमएलसी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद ये सभी सीटें रिक्त हो जाएंगी और नए सदस्यों के लिए चुनाव कराना अब जरूरी हो गया है। इन 9 सीटों पर जिन बड़े नामों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें है उद्धव ठाकरे, शशिकांत शिंदे, अमोल मिटकरी समेत कई प्रमुख नेता हैं, जिससे ये चुनाव और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। और इसीलिए बात की जा रही है कि क्या इसके माध्यम से अब उद्धव ठाकरे की वापसी होगी या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे एक बार फिर विधान परिषद में अपनी जगह बना पाएंगे। अगर मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को समझे तो तस्वीर काफी चुनौतीपूर्ण नजर आती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुल 288 सदस्य हैं, जहां बीजेपी के पास 132 विधायक हैं और सबसे बड़ी पार्टी है। एकनाथ शिंदे गुट में 56 विधायक हैं और एनसीपी के पास 41, जिससे सत्ता पक्ष का मजबूत आंकड़ा बनता दिख रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो शिवसेना उद्धव गुट के पास 21 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास मात्र 16 और एनसीपी शरद पवार गुट के पास तो 10 ही विधायक हैं। यानी विपक्ष की कुल संख्या सत्ता पक्ष के मुकाबले काफी कम है। यही वजह है कि राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि विपक्ष अपने दम पर इन 9 सीटों में से एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है और अगर मौजूदा समीकरण ऐसे रहे तो विपक्ष के खाते में सिर्फ एक सीट, ज्यादा से ज्यादा एक सीट आने की संभावना है। ऐसे में ये चुनाव सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं रह जाता, बल्कि ये महाराष्ट्र की मौजूदा सियासी ताकत और गठबंधन की मजबूती की असली परीक्षा बन जाता है। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष किसी नए गठबंधन या किसी नई रणनीति के जरिए इस समीकरण को बदलेगा या फिर सत्ता पक्ष एक बार फिर विधान परिषद में भी मजबूती के साथ सामने आएगा। और सबसे अहम, क्या उद्धव ठाकरे एक बार फिर विधान परिषद में अपनी राजनीतिक वापसी दर्ज करा पाएंगे या फिर मुकाबला उन्हें इस बार फिर पीछे ढकेल देगा। तो अपडेट के लिए खबर प्रधान से जुड़े रहिएगा। आज खबर प्रधान शो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।